बिहार स्टेट में जो लोग बैठना चाहते हैं उनके लिए कुछ वीडियो, कुछ क्लास अभी तक हम दिए हैं। आज का क्लास हमारा फिनंशियल अकाउंट से संबंधित क्लास है। ये फिनंशियल अकाउंट एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हम वन शॉर्ट रिवीजन करके पीछे क्लास में बताए और हम लगभग सिलेबस के सभी टॉपिक का एमसीक्यू चर्चा किए। अभी हम कुछ एमसीक्यू उसमें से छांटे हैं जो आपको स्टेट एग्ज़ाम में जिनका कॉमर्स है, जो 10+2 के लिए बैठेंगे और उन्हें फिनंशियल अकाउंट में मदद देगा, उस पर्पज़ से हम कुछ बनाए हैं। ये वीडियो एक तो फिनंशियल अकाउंट में मदद देगा, दूसरी बात स्टेट पास करने के बाद यदि आप बीपीएससी में भी बैठेंगे और यदि आप अकाउंट का चयन करते हैं, तो वहाँ ये ऑब्जेक्टिव आपको काम देगा। संभवतः बीपीएससी के अकाउंट का ही यही सिलेबस है जो स्टेट में फिनंशियल अकाउंट के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। बस बीपीएससी के लिए थोड़ा सा नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा है। हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन डाले हैं, पुष्पपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? पुष्पपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? आंसर है लुकास पैसिओली। पुष्पपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार लुकास पैसिओली। हम वीडियो को लेके आगे चलते हैं। इससे पहले जानकारी बता दें कि दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम इटली के वेनिस नगर में किया गया। कभी कभी ये भी पूछता है दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार कहाँ हुआ। हम एमसीक्यू में वो क्वेश्चन नहीं डाले हैं। इसके साथ ही हम और आगे चलें, इससे पहले वीडियो देखने वाले लोग जिन्हें मेरा वीडियो पसंद आए वे हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगा वो उन तक सुगमता से डे बाय डे पहुँचते रहे और वो अपने सखा संबंधी मित्र के बीच भी शेयर करें, ताकि वो भी जो जानने से अभी चूक रहे हैं उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, पुष्पपालन एवं लेखाकरण की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? पुष्पपालन एवं लेखाकरण की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? इसके लिए ईस्वी है 1494 ईस्वी। अगला है लेखांकन है आंसर कला एवं विज्ञान दोनों। हम सिर्फ आंसर पार्ट को ही फोकस करते हैं, क्योंकि वैसे कुछ वीडियो में हम लोग भी देखते हैं, लगता है जैसे मेरा टाइम पास हो, तो टाइम पास पे नहीं ध्यान दें। हम ऑप्शन डाले हैं चारों, लेकिन आप सिर्फ आंसर पे फोकस करें। पुष्पपालन का अर्थ है आंसर व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तक में रखना। अगला है अचल संपत्ति में सम्मिलित होता है। यहाँ देखें, अंतिम स्टॉक है, अग्रिम भुगतान है, फर्नीचर है और ब्रोकर है। अचल संपत्ति मतलब फिक्स एसेट। इस चारों में सबसे महत्वपूर्ण है फिक्स एसेट। इसके लिए इसका आंसर फिक्स एसेट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अमूर्त संपत्ति है? अमूर्त जिसे आप देख नहीं सकते वो है यहाँ पे गुडविल। अगला है माल का अर्थ है मदें जिनका उपक्रम व्यापार करती है। माल का अर्थ है मदें जिनका कोई भी संस्था जिनसे अपना व्यापार करती है। सपोज करिए हमारा एक कोचिंग संस्थान है। कोचिंग संस्थान में बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल वगैरह जो भी है ये हमारे लिए फिक्स एसेट है, ये हमारे लिए माल नहीं। लेकिन एक फर्नीचर का दुकान या बेंच डेस्क बनाने वाला कारपेंटर के यहाँ यही बेंच डेस्क उसका गुड्स होगा, क्योंकि वह बेंच डेस्क
वो बेच के ही बिजनेस अपना करता है। तो एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचने के लिए बिजनेस करता है वो वस्तु उसके लिए गुड्स है। तो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से ये माल का अर्थ क्या है। तो माल का अर्थ है कि कोई भी उपक्रम जिस किसी भी वस्तु से अपना व्यापार करे वो उसका माल है। सपोज करें एक LIC बीमा बेचने का काम करती है तो वो बीमा LIC के लिए गुड्स है, लेकिन बीमा होल्डर के लिए वही बीमा एसेट है। इसीलिए एक माल का अर्थ है मदें जिनका उपक्रम व्यापार करती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है। इसके लिए ऑप्शन है पूर्वी, ट्रेडमार्क, पेटेंट। आंसर आ जाएगा ऑल। माल के प्रकार हैं क्रय, विक्रय, क्रय वापसी और ये सभी, ये तीनों में माल है, इसलिए आंसर होगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है। मजदूरी खाता, किराया खाता, अग्रिम मजदूरी, भुगतान और मरम्मत के लिए मजदूरी। यहाँ पूछा जा रहा है व्यय नहीं है। आप किसी को एडवांस दिए, एडवांस तत्काल देखने में खर्चा लगता है, लेकिन जब तक हम वो काम कर नहीं लेते हैं तब तक वो हमारा डिपॉजिट माना जाता है, जमा माना जाता है, वो एक्सपेंस नहीं माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे अग्रिम मजदूरी भुगतान ये हमारा व्यय नहीं माना जाएगा। निम्न में से कौन सा आय नहीं है। पूंजी प्राप्त करना आय नहीं है। हमारा कैपिटल यदि कोई लौटाए, मूलधन सिर्फ अगर कोई हमें रिफंड करे वो हमारा इनकम नहीं है। यदि मूलधन के साथ कुछ डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस कुछ भी वापस अगर करता है तो वो इंटरेस्ट, डिविडेंड और बोनस हमारे लिए इनकम होगा, लेकिन कैपिटल हमारे लिए इनकम नहीं होगा क्योंकि वो तो मेरा ही था। अगला, लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। इस नीति का कारण है रूढ़िवादिता की परंपरा। अगला है, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु सुपुर्दगी दी जाती है। अगला है, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी। आंसर अनिश्चित काल तक। स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लागत या बाजार मूल्य दोनों में कम हो। अगला, गैप का पूरा नाम है सामान्यतः स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत। अगला, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस रूप को अपनाया जाता है। आंसर वित्तीय लेखांकन। और ये आपका ऑब्जेक्टिव का रोल है। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि कुछ और ऑब्जेक्टिव आप लोग के समक्ष दें। इसके साथ ही अक्सर कॉमेडी के रूप में लोग कहता है बिहार में बहार बा। तो अभी एस्टेट का जो फॉर्म आया है, एस्टेट का जो फॉर्म आया है उसमें ये भी घोषणा किया गया है कि जो लोग बीटेक करके कहीं या तो जॉब में है या घर बैठे हैं। घर बैठे वाले के लिए तो है ऑफर, जॉब में है लेकिन मनपसंद जॉब नहीं है, मनपसंद पैसा नहीं है, प्रतिष्ठा उतना नहीं है जितना बीटेक वाले को मिलना चाहिए। तो उस स्थिति में वे भी एस्टेट 9-10 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा घोषित हो चुका है और उनके लिए ये बहार ही समझें। इसीलिए बिहार में बहार बा और आप बीटेक वाले भी 9-10 एस्टेट अगर आप में एबिलिटी है, आपको लगे कि हम ये कर सकते हैं, हम इसके सिलेबस को एग्ज़ाम तक कवर करके इसमें बैठ सकते हैं, तो आप भरें फॉर्म और परीक्षा का तैयारी करते हुए परीक्षा दें। आगे किस्मत भगवान के हाथ में है, एक बार आजमाएं जरूर। धन्यवाद।